हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि आप लोग को अभी तक पता ही हुआ होगा, सिलेक्शन जो है बीपीएससी तैयारी थर्ड में हो गया है। और फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी और आपके एग्ज़ाम तक जो कि आप यूजीसी नेट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे होंगे और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ आप बखूबी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके बेस्ट रिवीजन कराऊंगी जो कि PYQ बेस पे होगा। और मैं अभी तक जितनी भी विधाओं से है मैंने बहुत सारे टॉपिक से कराया है, अभी तक तो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लें। क्योंकि ये जो रिवीजन सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि तैयारी 4 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी मदद करेगी। और चलिए देखते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है और मेरा भी, तो जितना हो सके और सही से टाइम को यूटिलाइज करना है। तो चलिए सीधे चलती हूँ प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर कहानी और इसका केंद्रीय विचार, यानी कि कहानी में क्या प्रतिपादित है, और इस तरह के प्रश्न अभी ट्रेंड में है, चल रहे हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए, पूस की रात जो कि प्रेमचंद्र की कहानी है और इसमें जो है श्रण की समस्या दिखाया गया है प्रेमचंद्र के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी कहानी है पूस की रात, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। और शतरंज की खिलाड़ी ये भी प्रेमचंद्र का ही है और इसमें राष्ट्रीय चेतना की बात कही गई है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए, ये भी प्रेमचंद्र की ही कहानी है, ठाकुर का कुआं, ठीक है। ठाकुर का कुआं ये भी प्रेमचंद्र का ही कहानी है और इसमें जाति भेद की बात कही गई है। और पंच परमेश्वर ये भी प्रेमचंद्र की ही कहानी है और इसमें न्याय प्रियता की बात कही गई है। चलिए आगे है कि सही सुमेलित करना है, पात्र और उपन्यास है। तो थोड़ा सा मैं अब दिख रहा होगा शायद आप लोगों को अच्छे से। चलिए, तो सेल्मा पात्र जो है अपने अपने अजनबी है, इसकी पात्र है और ये रचना जो है 1961 की है, अपने अपने अजनबी। निर्गुनिया जो है नाच्यो बहुत गोपाल, ये 1978 की उपन्यास है। और मनिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, तो ये 1952 की है। और सरस्वती जो पात्र है यह पथ बंधु था, तो ये भी 1961 का है, 61-62 का। तो ये जितने भी उपन्यास हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पात्र से भी संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित करना है, नाटक और नाटककार से प्रश्न है। रेशमी टाई जो कि राम कुमार वर्मा जी का है। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद जी का। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट का। और रीढ़ की हड्डी जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का है और ये महत्वपूर्ण नाटक है और नाटककार, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पात्र और कहानी से संबंधित है। चंपा बुद्धगुप्त जो कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1957 की। आलोपीन और वंशीधर नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद्र की कहानी है। सिरचन और मानू जो कि ठेस है, ठेस की पात्र है। और बाबा भारती खड़क सिंह जो कि हार की जीत है, ठीक है, सुदर्शन का। तो ये सभी कहानी और पात्र भी संबंधित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है कि वक्रोक्ति सिद्धांत, ये सिद्धांत है और ये सिद्धांतकार हैं सभी, तो यहाँ से तो 100% है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको नहीं छोड़ के जाना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक दो ही टॉपिक से पूछे जाए, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और इस बार ही आपने टीआरई थर्ड में भी देखा है, टीआरई 2 में देखा है और टीआरई 1 में तो पूरा का पूरा जो सिलेबस था, यानी कि क्वेश्चन पेपर था, वो यूजीसी नेट का ही उठाकर रख दिया था, सेम टू सेम। तो अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है प्रश्न का। तो आगे
अब किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो ये आपको जब प्रश्न आप देखिएगा तो आपको उसके पैटर्न का पता चलेगा। तो उसके हिसाब से आपको PYQ सॉल्व करना और इसका रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से मैं इस तरह के वीडियो ला रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल जुड़ें इस चैनल के साथ और ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें फ्रेंड तक। तो देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत जो है ये कुंतक का दिया हुआ है, रीति सिद्धांत वामन जी का, और चित्त सिद्धांत क्षेमेंद्र का है, और ध्वनि सिद्धांत जो है ये आनंद वर्धन का है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, सही सुमेलित करना है। और नाट्य गीत हैं और पात्र हैं, किसके द्वारा कौन सी गीत गाई गई है, तो कार्नेलिया के द्वारा है अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा प्रज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। तो इस तरह के जो गीत है हम लोगों ने पढ़ा भी है, 6 या 7th में था, ठीक है। और ये अलका के द्वारा गाया गया है। और तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, तो ये राक्षस जो पात्र है, ठीक है, तो उसके लिए है, उसने गाया है। और आह वेदना मिली विदाई ये देवसेना के द्वारा गाया गया है। तो ये देवसेना के द्वारा गाया गया है और महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति बार बार रिपीटेड है, पूछे जाने वाली पंक्तियां हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये जुलाई 16 का प्रश्न पत्र है, 28 अगस्त 2016 को जो संपन्न हुआ था। और धीरे धीरे 24 तक भी हम लोग आएंगे। तो देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा ना कहकर देश भाषा कहा है। तो शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये भरत मुनि ने कहा है अपभ्रंश को लोक भाषा का उन्होंने दर्जा नहीं दिया, बल्कि क्या कहा है, तो देश भाषा कहा है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है कि वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो ये प्रज्ञा और उपाय के योग को ही महासुख कहा जाता है, ठीक है। तो प्रज्ञा और उपाय के योग की जो दशा है वो महासुख कहलाती है। आगे है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद पंक्ति है, तो ये नामदेव की है। और इसी तरह की जो पंक्ति है आपको कबीरदास से भी मिलती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि ज्ञानदीप, तो इसके जो रचयिता हैं ये शेख नबी हैं ज्ञानदीप, ठीक है। और 1619 की ये रचना है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किसके हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी के ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले। आगे है कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं, तो स्वामी अग्रदास जी हैं। सॉरी। आगे देखते हैं। अपना परिचय देते हुए स्वीकार किया है कि है रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन की शामा हो। तो ये पद्माकर के द्वारा है, ठीक है। आगे है ते शेषव जोबन मिले भेद ना जानियो जात प्रातः समय निशिधोष के दो भाष दर्शात। उक्त दोहों में नायिका की अवस्था का वर्णन किया गया है, तो वह संधि की ये वर्णन की गई है, रसलीन के द्वारा है। और इसी तरह की विद्यापति की भी पंक्ति आती है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि मिलन पथिक स्वप्न और नहुस में से राम नरेश त्रिपाठी की खंड काव्य नहीं है। तो नहुस जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पर मिलन पथिक और स्वप्न जो है ये राम नरेश त्रिपाठी का जो है खंड काव्य है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि समरस थे जरिया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां कहाँ से ली गई है, कामायनी की है, कौन से सर्ग से ली गई है ये पूछा जा रहा है, तो ये आनंद सर्ग से ली गई है, ध्यान में रखना है। आगे है
बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है तो 100 अजान एक सुजान, ये किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे है कि सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? तो मंजूर एहतेशाम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपन्यास है और पूछी जाती है। भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक की संज्ञा दी है, किसे? तो ये भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। आगे है कि सज्जन, कामना, करुणालय एवं प्रायश्चित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्योपदेशिक शैली पर आधारित है, तो कौन सा है? तो ये जो है कामना है, ठीक है। कामना नाटक है जो कि कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो कि प्रबोध चंद्रोदय के अन्योपदेशिक पर आधारित है, तो ये कामना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सॉरी। आगे है अपनी खबर लेखक की आत्मकथा है, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अपनी खबर 1960 की है ये आत्मकथा, ध्यान में रखना है। आगे है कि डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, एक और जिंदगी एवं मौत का नगर में से अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो एक और जिंदगी जो है ये मोहन राकेश का है और बाकी जो है सभी अमरकांत का है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी तैयारी थर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये विश्वनाथ का है और ये जो है ये 14वीं शती के हैं, ये भी ध्यान में रखना है साथ में, ठीक है। आगे है कि ध्वन्यालोक के रचयिता हैं आनंदवर्धन और ये 9वीं शती के हैं, और मैं बार बार इसीलिए डेट मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डेट पूछे जाते हैं कि कौन से जो आचार्य है किस समय में है, तो ये पूछे जाते हैं कर्म वाइज, किसी भी तरह से पूछ लिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं तो ये अरस्तु हैं जो कि प्लेटो के शिष्य रह चुके हैं। आगे है कि लघु मानव की अवधारणा रचना है, तो ये विजय देवनारायण शाही की रचना है लघु मानव। रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए कि अभी मैंने जिक्र किया और इसी तरह के प्रश्न देखिए पूछा गया है, तो आचार्य से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो जो कि 1253 से 1325 ईस्वी तक रहे, कबीर 1398 से 1518 ईस्वी तक, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी तक, और सुंदर दास जो थे 1596 से 1689 ईस्वी तक विद्यमान थे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है इनके जन्म से, क्योंकि कर्म वाइज पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पर आपका गलत कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे सही, इसलिए सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, याद भी रखना है साथ साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है तो आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विजदेव, ठीक है। और एक होगा बोधा, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, तो 5 नाम ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं, और ये सारे जो हैं ये रीति मुक्त कवि हैं, ये भी साथ में आपको ध्यान देना है। जो स्वच्छंद प्रकृति रखते थे, बिना किसी बंधन के अपनी रचनाओं को इन्होंने सामने रखा है। रीतिकाल में जहाँ पर बंधे बंधाए परिमाण से रचनाएं लिखे जाते थे, वहाँ ये ऐसे कवि लेखक हुए, लेखक तो नहीं कर सकते हैं, कवि ही थे, और इन्होंने बिना किसी बंधन परिपाटी के अपना स्वच्छंद रचना लिखा और उस पर अभी तक ये इनके नाम अमर रहे हैं। तो इसीलिए से स्वच्छंद प्रवृत्ति के रचनाकार के भी रूप में जाना जाता है, रीति मुक्त रचनाकार भी कह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है तो राष्ट्रीय मंत्र, स्वदेश संगीत, रेणुका, रेणुका तो दिनकर की काफ़ी फेमस रचना है रेणुका, और कुमकुम, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे है जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम
तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि 1866 से 1932 ईस्वी तक सत्यनारायण कविरत्न सत्यनारायण और इनका उपनाम जो है कविरत्न है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है कि किस कवि का क्या उपनाम रहा है। तो देखिए रत्नाकर, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम स्नेही, और आगे और भी हैं, बहुत से लेखक हैं, कवि हैं, उनके उपनाम को ध्यान में रखना है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कि 1883 से 1972 ईस्वी तक, और मुकुरधर पांडे जो कि 1895 से 1988 ईस्वी तक विद्यमान रहे हैं, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो कश्मीर सुषमा जो कि श्रीधर पाठक जी का है और ये 1904 का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है 1912 ईस्वी। प्रिय प्रवास हरिओत जी का 1914 का है। और मिलन जो है ठाकुर जी का है, जो कि मिलन 1918 का है। और अभी हम लोगों ने देखा खंड काव्य है मिलन। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। तो ये शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी, रस गंधर्व 1975 ईस्वी, कोर्ट मार्शल 1991 और विश्ववंश 1999 का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो रंगभूमि 1925 का है, प्रतिज्ञा 1929 का है, गबन 31 का और कर्मभूमि 1932 का है। और कर्मभूमि बहुत अच्छी उपन्यास है, मैंने पढ़ा भी है, गबन भी पढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी उपन्यास है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत तरह की प्रेरणा मिलती है, हर तरह की प्रेरणा इन्होंने रखी है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मित्र पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अब देख लीजिए, ये महिला उपन्यासकार भी है जहाँ से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो आगे के लिए आप प्रिपरेशन करें इनके लिए भी। तो आपको ध्यान रखना है, महिला कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चाक इनकी 1997 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का है, कही ईश्वरी फाग ये 2008 का है, और गुनाह बेगुनाह जो कि 2011 का है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इंदुमती पहला कहानी माना जाता है 1900 का, और प्लेग की चुड़ैल 1903 का है, और भगवान दास, और 11 वर्ष का समय 1903 का है जो कि शुक्ल जी का है, और दुलाई बाई 1907 ईस्वी का है जो बंग महिला का है। तो ध्यान में रखना है, सभी ये पहले कहानीकार हैं, पहली कहानियां हैं उनकी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली कहानी के तौर पे जो रखी गई हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे है कि रचना काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। तो कॉलरिज जो कि 1772 से 1834 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888 ईस्वी, क्रोची 1866 से 1952 ईस्वी, और आई ए रिचर्ड जो कि 1893 से 1979 ईस्वी के हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण आलोचक हैं और पाश्चात्य आलोचक हैं, तो इनको महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न। अब कवि से है और आश्रयदाता, कौन से कवि किसके आश्रयदाता में काम करते थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो घनानंद जो थे ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, पद्माकर जगत सिंह के दरबार में थे, केशव दास ओरछा नरेश के दरबार में थे, और देव जो थे, वैसे तो देव का कोई ठिकाना नहीं था, कितने ही दरबारों में ये रह चुके हैं और कितने दरबारों को छोड़े हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादातर आजम शाह के दरबार से रिलेट है, तो इनको ध्यान में रखना है आजम शाह को। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित प्रश्न पूछा गया है पात्र और काव्य से। ठीक है, तो कैमाश जो है ये पृथ्वीराज रासो के पात्र हैं, परमाल आला खंड से संबंधित है, राघव चेतन पद्मावत से, और इब्राहिम शाह जो कि कीर्तिलता और ये विद्यापति की है, ये जायसी का है, आला खंड जगनिक का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी का है, तो ध्यान में रखना है। और ये सभी रचनाएं आदिकाल से संबंधित हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो साथ साथ में सभी यहाँ पर
जो भी महत्वपूर्ण है मैं यहाँ पर आपको बताते जा रही हूँ, ध्यान में रखना है साथ में। जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है वो साथ में मैं बता रही हूँ। चलिए आगे है काव्य पंक्ति से और कवि से। तो हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास हम हास और परिहास करें। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। तो ये धूमिल का है। आगे है कि साम्यवाद के पथ में लाद कर किया करते हैं मानवता का पोस्टर देखा, या फिर कुछ गलत है, देखने लगे हैं रेंगने। तो ये त्रिलोचन शास्त्री का है। और कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फांगिया तुम थी। तो ये नागार्जुन जी का है। तो साथ में ध्यान रखना है सभी को। आगे है काव्य पंक्ति से और कवि से फिर पूछा गया है। तो जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का ही पंक्ति है। आगे है जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो इसी तरह आप जग जाएं अब, क्योंकि TRE 4 आने ही वाला है। तो आप जग के अच्छे से प्रिपेयर हों उसके लिए और अच्छा रिजल्ट देखें आने वाले समय में। यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो इसके साथ ही ये पंक्ति जो है पंत जी का है। आगे देख लेते हैं। बांधो ना नाव इष्ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु। तो ये निराला की पंक्ति है और काफ़ी अच्छी पंक्तियां हैं ये। और बांधो ना नाव इष्ठाव बंधु इस तरह की जो है एक रचना भी है, उपन्यास भी है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि इस नाम से किसकी और रचना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ आगे की सीरीज के साथ। और बिल्कुल बने रहे मेरे साथ इस चैनल के साथ आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए। और मैं BPSC TRE 3 में किस तरह आपको किस बुक से और किस तरह प्रिपरेशन करना है वो भी साथ साथ मैं बताऊंगी। ज़रूर एक वीडियो स्पेशल लाऊंगी उसके लिए। ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि वो भी आगे की प्रिपरेशन में मदद मिल सके उनको भी। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ।